हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 3 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। ये 3 अक्टूबर का वीडियो है। इसके अलावा 4 दिनों का जो वीडियो नहीं आ पाया था वो भी आपको मिल जाएगा जल्द ही। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबे हाईवे सुरंग यानी अटल टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसकी लंबाई कितनी है ये बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 9.02 किलोमीटर। ओके, क्या है? 9.02 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, मैंने बताया, और 10 साल में ये बनकर तैयार हुआ। तो इसको देख लेते हैं 3D वर्ल्ड मैप के थ्रू, कैसा है, कहाँ पर बना है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो आप मेरे बगल में देख रहे हैं वर्ल्ड मैप और सामने रहा प्यारा भारत। ओके, अब इंडिया में जूम करते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहीं पर मनाली है इस जगह पर, और इसी के आगे है ये टनल। पहले इसका नाम रोहतांग टनल था जब बन रहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अब अटल टनल हो गया है। ओके, कितनी ऊंचाई पर है? तो 10,000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा है। एक्चुअल कहें तो 10,040 फीट है, और अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना है तो 3,060 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी समुद्र तल से उतना ऊंचा है। ओके, और ये सबसे बड़ा हाईवे टनल है इतनी ऊंचाई पर। किसको किसको जोड़ता है? तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर है। अब पहले क्या होता था कि मनाली से लाहौल स्पीति घाटी जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था। ओके, अभी भी चल रहा ये रास्ता है, और बहुत दुर्गम है रास्ता, बर्फीला रास्ता है, बर्फीली रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, आप देख रहे हो, और जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं दूसरे रास्ते से। ओके, और सर्दियों में ये रास्ता बंद हो जाता है, और ऐसे में बहुत बड़ा जो उधर का इलाका है उसकी कनेक्टिविटी देश से कट जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि उधर पाकिस्तान और उधर चाइना, उन सब के लिए जो सेना की कनेक्टिविटी वो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी दिक्कत होती है जाने में। लेकिन अब अटल टनल जो बन गया है, अटल टनल, उसे आप सीधे पार कर सकेंगे 1 घंटे में। तो क्या है, कहाँ से आप देख रहे हो, ये यहाँ से और यहाँ तक है, इस तरीके से ये बनाया गया है। पहाड़ी है, ओके, तो उसी के बीच से इसको बना दिया गया है। ओके, तो अब जो उधर से घूम के जाना होता था, अब ये सीधे जाना होगा, बहुत आसान रास्ता कर दिया गया। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और आपको जानना भी चाहिए, तो वो सब फटाफट बताता हूँ मैं। ओके, देखिए ये जो सुरंग है वो घोड़े की नाल के आकार की बनी हुई है। ओके, सुरंग के बारे में बता रहा हूँ। किसने बनाया है इसे? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी BRO ने। ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में कि इस अटल टनल को किसने निर्माण किया, उसका निर्माण किया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कितना वक्त लगा? 10 साल का वक्त लगा है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 3,060 मीटर। अगर फीट में कहें तो 10,040 फीट। ओके, निर्माण में, इसके कंस्ट्रक्शन में किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब सवाल उठता है कि कितने लेन वाली ये टनल है? तो सिंगल ट्यूब डबल लेन, यानी डबल लेन की ये टनल है, और सिंगल ट्यूब है, मतलब सिंगल है। ओके, सिंगल ट्यूब है और उसमें 2 लेन है, एक आने का एक जाने का। ओके, कितनी लंबी ये टनल है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर, ध्यान रखना आप, क्वेश्चन में भी यही है। टनल की चौड़ाई कितनी है? तो 10.5 मीटर। ओके, चौड़ाई की बात हो रही है, ठीक है, चौड़ाई की, तो 10.5 मीटर। अच्छा, उसकी ट्रैफिक क्षमता कितनी होगी? 3,000 कार और 1,500 ट्रक प्रतिदिन की। ओके, वाहन की रफ्तार कितनी होगी इस टनल में? तो टनल के पहले और आखिरी जो 400 मीटर की दूरी है वहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, पहले और आखिर में 400 मीटर। उसके बाद बीच की जो दूरी है उसमें मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाहन दौड़ सकेंगे। कितना स्टील का इस्तेमाल हुआ इसमें? तो 15,000 टन स्टील इसमें खपत हुआ है, और इसमें से 9,000 टन जो है वो क्वालिटी स्टील वो सेल ने प्रोवाइड किया है।
ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। अच्छा, इस टनल से क्या फ़ायदा है, ये भी हो सकता है पूछा जाए। देखिए, टनल से साल भर कनेक्टिविटी रहेगी आर पार। पहले सर्दियों के इलाके में कनेक्टिविटी कट जाती थी और पहले मनाली से सिस्सू तक पहुंचने में, आप देख रहे हो मनाली से सिस्सू तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे। अब ये इस सुरंग की वजह से मात्र 1 घंटे में पूरी की जा सकेगी, ये रास्ता पूरा किया जा सकेगा। ओके, और इस टनल से 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जो घूम घूम के जाते थे ऐसे ऐसे, और तो वो 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ओके, आपको बता दूं कि अभी रोहतांग पास के जरिए मनाली से लेह जाने में 474 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन अब इस टनल की वजह से 428 किलोमीटर का तय करना पड़ेगा। कहाँ से? मनाली से लेह जाने के लिए। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे तो एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप बता सकते हैं। सिक्योरिटी के बारे में बताऊँ। देखिए, इस टनल के दोनों सिरों पर एंटी बैरियर्स लगे हुए हैं। ओके, हर 150 मीटर पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन कनेक्शंस हैं, हर 150 मीटर पर। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट मैकेनिज्म बना हुआ है, ताकि आग अगर लग जाती है तो उसको जल्दी से उस पर काबू पाया जा सके। हर 250 मीटर तक सीसीटीवी कैमरे से इसको लगाया हुआ है। हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा है। हर 1 किलोमीटर पर हवा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था, कहीं उसमें ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है कि व्यक्ति अगर जा रहा है अंदर कार में और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहीं बेहोशी हो सकती है। तो इन सब की निगरानी की जाती है हर किलोमीटर पर। ओके, और हर 25 मीटर पर आपको एग्जिट और इवैक्यूएशन के साइन मिल जाएंगे कि कैसे आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कुछ बात हो गई, पानी भर गया या आग लग गई। कई बार होता है, दुनिया में अलग अलग जो टनल्स हैं उसमें इस तरह के मामले आते हैं, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट और इवैक्यूएशन। तो उसके साइन बने हुए हैं। अब पूरे टनल के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है, वहीं से ब्रॉडकास्ट किया जा सकेगा। ओके, तो ये सब बातें हैं। अच्छा, एक जो बात है कि दुनिया की सबसे लंबी टनल है, अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी टनल कौन सी है, तो ये नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी कह जाएगी तब वो करीब 25 किलोमीटर से ज़्यादा का है, दूसरी जगह है। ओके, आप मेरे बगल में देख रहे हो वो वाले। लेकिन अगर कहा जाए कि ऊंचाई पर, यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर या उससे ऊंची, वहाँ सबसे लंबी टनल कहाँ है सबसे लंबा, तो वो होगा ये अटल टनल। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि 2014 के बाद से इसके निर्माण में बहुत तेज़ी आई। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था 2002 में। ओके, आप वीडियो भी देख रहे हो। इसके बाद टेक्निकल जो अप्रूवल था वो 2003 में मिला। कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ से 2005 में अप्रूवल मिला। 2006 में इसका डिज़ाइन पास हुआ। उसके बाद 2010 से ये बनना एक तरह से शुरू हो गया था, और पहले स्लो बन रहा था, काफ़ी धीमे बन रहा था। और प्रधानमंत्री का दावा है कि हमारी सरकार जब आई तो हमने बहुत तेज़ी से इसको काम किया है। तो ये टनल कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी शिमला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने जाना। मुझे लगता है सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दुनिया भर की जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या अखबार हैं उन सब में ये खबरें छाई हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को लेने से पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, विद नोट्स है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही उसमें डिस्क्राइब किया रहता है, पूरे नोट्स रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है, उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, तो देख सकते हो। बीच में कुछ दिन जो वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा वेबसाइट्स पे काम हो रहे थे। आप लोग की ये शिकायत थी कि जो अपडेट है वो ठीक से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आप जो करंट अफेयर्स लेते हैं पूरे ईयर का, तो एक बार लेने के बाद पूरा साल का फ्री में अपडेट दिया जाता है। तो वो अब आपको बहुत आसानी से मिल पाएगा सरकारी जॉब न्यूज़.com की वेबसाइट पर ही।
आपको एक बार लेने के बाद आप पूरा साल आप अपडेट ले पाएंगे, तो उसकी व्यवस्था की जा रही थी, उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। तो अगले एक दो दिन में आपको बेहतर अनुभव मिल पाएगा वेबसाइट का। ओके, PDF आप बेहतरीन तरीके से ले पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन है अगला, किस कंपनी ने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद ऐप से इन ऐप परचेज पर 30% चार्ज लेने का ऐलान किया, जिसका विरोध भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने किया है? इसका आंसर हो गूगल। ओके, देखिए दरअसल क्या हुआ, गूगल ने 29 सितंबर को ये ऐलान किया कि इन ऐप परचेज का 30% कमीशन वो लेगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने, इसके अलावा दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से दिया और कहा कि गूगल के इस ऐलान के बाद जो है केंद्र सरकार ने, खासतौर पर यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने भारत का अपना ऐप स्टोर बनाने की तैयारी कर दी है और CDAC उसको ये काम सौंपा गया है। तो आखिर इन ऐप परचेज होता क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बात है, UPSC एग्जामिनेशन है, चाहे जो स्टेट PSC एग्जामिनेशन में, हो सकता है, ज़्यादातर संभावना है कि ये क्वेश्चन आ जाए इन ऐप परचेज के बारे में। देखिए क्या है इन ऐप परचेज। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर रहता है, गूगल प्ले स्टोर, ये तो सब जानते हैं। ओके, तो इसी में इन ऐप परचेज का सिस्टम होगा। मान लीजिए कि कोई ऐप आपने डाउनलोड किया है और ऑनलाइन गेम्स का वो ऐप है, या फिर कुछ खरीदने का ही ऐप है, या एजुकेशन का ही ऐप है। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन का, कोई कोर्स ही खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, या फिर 1 साल के लिए म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है उस पर गूगल का कहना है कि हमको ये इन ऐप परचेज है, यानी मतलब ऐप में ही परचेज किया जा रहा है। ठीक है, तो गूगल चाहता है कि इसमें से 30% कमीशन उसको मिल जाए। ये सब स्थिति एप्पल ने पहले से किया हुआ है। एप्पल के जो प्ले स्टोर है उसमें कमीशन, इसके आसपास का कमीशन वो लेता है। ओके, तो गूगल ने ये कहा है कि सितंबर 2021 से वो इसको लागू करने जा रहा है और 30% जो है इन ऐप परचेज पर फीस लगेगा। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब, क्या समस्या है, वही मैं बता रहा हूँ। स्टार्टअप कंपनियों को दिक्कत होगी। देखिए ये फीस तो लगेगा ऐप डेवलपर पर, लेकिन ये फीस आखिरकार चुकाना पड़ता है कस्टमर को। और पहले से ही एप्पल कंपनी, जैसे मैंने बताया, इस तरह के चार्जेस लगा रही है। अब गूगल के कदम से ऐप पर जो भी बिजनेसेस हैं, ट्रांजैक्शन हैं, खासतौर पर कुछ लिमिटेड किया है उसने, वो महंगा हो जाएगा। और UPI, इंडियन ई-वॉलेट, पेटीएम, इन सबको पेमेंट में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उसके थ्रू नहीं हो पाएगा। ये ऐसा कहा जा रहा है जो मीडिया में है। ओके, इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि गूगल का कितना बड़ा शेयर है प्ले स्टोर मार्केट पर। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 97% जो स्मार्टफोन हैं उसमें उपयोग होता है। मतलब जो स्मार्टफोन कैटेगरी के जो फ़ोन हैं वो 97% शेयर गूगल के पास है एक तरह से। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपके मोबाइल में तो बाय डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर रहता है, ठीक है, आप इस्तेमाल करते होंगे। तो यहीं पर इन ऐप परचेज का सिस्टम होता है। गूगल ये चाहता है कि जो भी इससे डाउनलोड हो रहे हैं वो उसमें 30% का कमीशन उसको मिल जाए, और सितंबर 2021 से वो इसको लागू करने जा रहा है। और ये करेगा, कौन कौन सी कंपनियां विरोध कर रही हैं? तो इंडियन स्टार्टअप कंपनी विरोध कर रही है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा मुखर है वो पेटीएम है। तो इन सभी ने केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील की कि वो इसमें दखल दे। और ये एक इशू है कि आज पूरी तरह से गूगल प्ले स्टोर पर डिपेंडेंट है अभी पूरा जो इस देश का जितने भी ऐप हैं वो, क्योंकि 97% तो प्ले स्टोर है मोबाइल में, 97% मोबाइल में गूगल का प्ले स्टोर है। इसलिए तो ये पेटीएम के जो CEO हैं उनका ये कहना है कि अगर गूगल चाहे तो किसी भी ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटा सकता है। जैसा कि कुछ दिन पहले पेटीएम के मामले में भी देखने को मिला था, जब प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था। दरअसल पिछले महीने, अभी कुछ दिन हुए हैं, गूगल ने पेटीएम को कुछ घंटे के लिए हटाया था। और गूगल ने पेटीएम को ये कहा था, उसकी रिपोर्ट में ये थी कि एक लिंक के द्वारा, एक्सटर्नल लिंक के द्वारा कस्टमर्स को गैम्बलिंग करवाई जा रही है, मतलब जुआ खिलवाया जा रहा है। हालांकि पेटीएम का कहना था कि उसने ऑनलाइन गेम लॉन्च किया है और उसमें गेम्स में शामिल होने के लिए
कैश पॉइंट्स दिए जाते हैं, कैशबैक दिए जाते हैं। तो इसमें कोई गैम्बलिंग की बात नहीं है। लेकिन कुछ घंटे बाद पेटीएम फिर से गूगल के प्ले स्टोर पे आ गया। लेकिन जिस तरह से गूगल ने जो वो एक्शन किया, इससे पेटीएम जैसे जो तमाम कंपनियां हैं, इंडियन स्टार्टअप्स, उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई है। और ये 30% का जो फ़ी है वो एक तरह से इसको शॉकिंग लग रहा है। और दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां जैसे स्पॉटिफाई, मैच ग्रुप, एपिक, फोर्टनाइट ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और गेम्स की कंपनियां, उन सब ने कहा है कि ग्लोबल अलायंस बनाएंगे और जिस तरह से एक तरह से फीस 30% जो लिया जाएगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारा जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन और रिसर्च में खर्च होता है। अगर 30% दे दिया जाए तो फिर बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है उधर चला जाएगा और महंगे भी हो जाएंगे। देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक तौर पर अभी कोई ऐलान नहीं किया है, ओके, 3 अक्टूबर तक। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सरकार ने CDAC को, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC, उसे ऐप स्टोर बनाने को कहा है। और सरकार अपने स्तर पर ये कोशिश कर रही है कि एंड्रॉयड मोबाइल के जो ऐप हैं ये जो बनेगा वो प्री इंस्टॉल्ड आए, मतलब मोबाइल जब आप खरीदें तो वो प्री इंस्टॉल्ड हो। तो एक कोशिश है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। फ़ायदा यही होगा कि इंडियन कंपनी को बेनिफिट होगा, 30% जो एक तरह से लेवी है, जो टैक्स एक तरह से गूगल का है वो नहीं देना पड़ेगा कंज्यूमर्स को, एक्सपीरियंस बेहतर होंगे, पैसे भी लगेंगे काफ़ी, मतलब सरकार इसमें खर्च करने का प्लान बना रही है। कुछ इसमें डिमेरिट भी है कि एक बार गवर्नमेंट फंडेड अगर प्ले स्टोर आ गया तो जासूसी भी हो सकती है, सरकार के द्वारा पहले भी आरोप लगते रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए था टेक्नोलॉजी को लेकर, ओके। तो गूगल की बात हो रही थी, CEO कौन है उसके, सुंदर पिचाई। और एप्पल के CEO कौन है, टिम कुक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने किस बॉलीवुड एक्टर को बैंक धोखाधड़ी से बचने के जागरूकता अभियान में जोड़ा है? आंसर होगा अमिताभ बच्चन, ओके। अमिताभ बच्चन अब जागरूकता अभियान चलाएंगे एक तरह से ऑनलाइन रूप से, और बैंक को एक जो ग्राहक है उनको सुरक्षित लेन देन के तरीके बताएंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल कि फ़ोन आता है और उसके थ्रू लोग जो हैं फ्रॉड में फंस जाते हैं और उनके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। तो इससे कि जो सुरक्षित लेन देन है, कोई क्या सुरक्षा होनी चाहिए, जैसे ATM का पिन है वो नहीं देना चाहिए, कोई कोड आ रहा है तो वो नहीं बताना चाहिए, कोई अगर फ़ोन करके कह रहा है कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें, वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो RBI के ट्विटर हैंडल पर और वैसे भी डिजिटली वो अब जागरूकता फैलाएंगे अमिताभ बच्चन। RBI की बात हो रही, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस सीनियर गायिका को वर्ष 2020-21 का लता मंगेशकर अवार्ड देने की घोषणा की है? आंसर होगा उषा मंगेशकर, ओके। उषा मंगेशकर कौन है? लता मंगेशकर की छोटी बहन है, तो उनको ये अवार्ड मिलेगा। संस्कृति मंत्री हैं महाराष्ट्र के अमित देशमुख, तो उनकी अध्यक्षता वाली एक समिति ने उषा मंगेशकर को इस अवार्ड के लिए चुना है। तो क्या मिलता है इसमें अवार्ड में? 5 लाख रुपए कैश मिलते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कब शुरू हुआ था ये अवार्ड? 1992 में शुरू हुआ था, ओके। कई लोगों को मिल चुका है, आशा भोसले, राम लक्ष्मण, उत्तम सिंह, उषा खन्ना, तो इन सबको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने किस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए नवाजा है, चुना है? आंसर होगा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। अभी हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। और लॉकडाउन में खासतौर पर उन्होंने जो प्रवासी मजदूरों की मदद की निस्वार्थ भाव से, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भी और NGO के तौर पर वो अपने तरफ से प्रयास करते रहते हैं, तो इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह के जो अवार्ड हैं ये वाले ख़ास तौर पे वो कई दुनिया के बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी मिल चुका है, जैसे एंजेलिना जोली, डेविड बैकहम। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिल चुका है। प्रियंका चोपड़ा को भी मिल चुका है इस तरह के अवार्ड। तो अब सोनू सूद भी इस पंक्ति में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है,
FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान। तो उस सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसको बनाया गया है? आंसर होगा शिखर कपूर। ओके, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उनको ये पद देने की घोषणा की है। कार्यकाल कब तक का होगा? 3 मार्च 2023 तक होगा। ओके, और किसका स्थान लेंगे वो? तो BP सिंह का स्थान लेंगे। टेलीविज़न फिल्म सीरियल निर्माता जो हैं BP सिंह, उनका वो स्थान लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया भर में मानवाधिकारों पर काम करने वाली किस संस्था के बैंक अकाउंट सीज होने पर उसने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है और कुछ लोगों को भी निकाल दिया नौकरी से? आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ओके, उसने भारत में 100 से भी अधिक जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको निकाल दिया है। और वो किस लिए प्रसिद्ध है एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स को लेकर अभियान चलाता है, तो उसको लेकर अभियान चलाता है। और अभी हाल ही में उसने कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर में को लेकर काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स जारी की थी। और जो FCRA जो अधिनियम है 2010, उसमें उसके तहत ये माना गया कि उन्होंने कुछ एक तरह से नियमों का उल्लंघन पाया गया था सरकार की तरफ से, देखा गया। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। महासचिव कौन है इसके? सेक्रेटरी जनरल कुमी नायडू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 अक्टूबर। ओके, किस वजह से? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया था, पूरी दुनिया में मनाया था महात्मा गांधी की जयंती को लेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े। नाम याद है आपको? ये कुछ साल पहले काफ़ी चर्चा में आया था। ये IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की 1999 बैच की अधिकारी हैं। वर्तमान में दिल्ली में काम कर रही थी और उनका करियर जो है 21 साल का है। बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम, न्यूयॉर्क, उन सब में मिशनों पर काम कर चुके हैं। ख़ासतौर पे 2013 में काफ़ी चर्चा में आई थी, जब अमेरिका में उन्होंने जो अपने असिस्टेंट जो भारतीय थी सहायिका, उसको कम वेतन देने के आरोप में न्यूयॉर्क में अमेरिकी अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो उसी के बाद इंडिया और अमेरिका के बीच तनाव भी पैदा हो गया था। उस समय वो न्यूयॉर्क में भारतीय उप वाणिज्य महादूत के रूप में काम कर रही थी। अब उनको कंबोडिया में ये दिया गया है। कंबोडिया आप देख भी रहो। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। आंसर होगा 1 अक्टूबर। ओके, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। 2015 में इसको शुरू किया गया था। इटली में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद ये तय हुआ कि इसको मनाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये मनाया जाता है। और भारत जो है विश्व का 6ठा यानी 6th सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर का। कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और या आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है। और पिछले कुछ दिनों का जो वीडियो नहीं मिल पाए आपको, वो सब आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करना, कल तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा।